नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र पांडे आज आपसे दो प्रमुख खबरों पर संवाद करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पहली खबर है लिबरल गैंग के दोगलेपन की, जहां उन्हें उसी घटना पे कभी सेकुलरिज्म दिखाई देता है तो कभी लोकतंत्र पर खतरा। दूसरी बात करूंगा आरजी कर हॉस्पिटल की, जहां शवों के साथ होता था संभोग। सीबीआई को मिले हैं कुछ अहम सबूत। तो चलिए पहले बात करते हैं लिबरलों के दोगलेपन की। उत्सव है, गणेश चतुर्थी का मौका था वो, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बाद में सबने हाथ में थाल लेकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। यह दृश्य समान हिंदू के लिए अभिभूत करने वाला रहा है, लेकिन लिबरलों के लिए यह किसी जख्म से कम नहीं। उनके लिए तो स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान सब खतरे में आ गया। कहा जा रहा है कि अब सीजेआई और प्रधानमंत्री के बीच के रिश्ते खुलकर दिखने लगे हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि उन्हें अदालत से न्याय मिल सकेगा या नहीं। रोना रोने वालों में पहला नाम है आरफा खानुम शेरवानी का। उन्हें सीजेआई के घर में पीएम मोदी को आरती करता देख कलेजा ही फट गया। उन्होंने अपने पोस्ट पे लिखा, इंसान जालिमों के हिमायत में जाएगा, यह हाल है तो कौन अदालत जाएगा। उनके हिसाब से यहां इंसान सीजेआई और जालिम तो प्रधानमंत्री मोदी है। अगर पीएम मोदी ही सीजीआई से अच्छे संबंध रखेंगे तो फिर आखिर उन लोगों की कौन सुनेगा। अगला नाम आया नेहा सिंह राठौर का। जी, वही सोशल मीडिया पे जो मोदी के खिलाफ काफी गाना गाती है। उन्होंने आरती की घंटी की तुलना तो खतरे की घंटी से कर दी। उन्होंने लिखा, जज साहब के घर गणपति की पूजा में आरती में लोकतंत्र के खतरे की घंटी बज रही है। इस तरह एक नाम और है अशोक धावले। उन्होंने सीजीआई के घर पीएम मोदी को पूजा करते देखा तो एक्स पर लिखा, अब न्यायाधीश चंद्रचूड़ को उनकी रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में पोस्ट मिलेगी। वो हो सकता है राज्यपाल बनेंगे या फिर अडानी बोर्ड के डायरेक्टर, या हो सकता है अगले कानून मंत्री ही बन जाए। तो प्रशांत भूषण भला क्यों चुप रहे। उन्होंने भी इस पे हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने मोदी को अपने आवास पर प्राइवेट मीटिंग के लिए न्योता दिया। बहुत बुरा संदेश जाएगा कि जिस न्यायपालिका का काम मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, वह सरकार के दायरे में अब काम करेगी। प्रशांत भूषण कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की दूरी होनी चाहिए। लिबरल पत्रकार और लिबरल वकीलों के बाद कुछ राजनेता भी इसमें शामिल हो गए, जिन्हें पीएम मोदी द्वारा सीजीआई के घर जाने पे आपत्ति हो रही है। शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, कहते हैं कि उनकी पार्टी का मामला कोर्ट में है, जिसमें दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। ऐसे में वो कैसे सोचे कि उन्हें न्याय मिलेगा। इसी तरह पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी अपने एक्स हैंडल पर इस मुद्दे को उठाते हुए पूछती है कि क्या जो महाराष्ट्र का मामला कोर्ट में है उसमें फैसला आ जाएगा या चुनाव आने तक उसे टाला जाता रहेगा। पर दिलचस्प बात यह है कि इसी लिबरल जमात को इफ्तार पार्टी में समस्या नजर नहीं आती है। अगर देश का प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी का आयोजन कराए और देश के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हो जाएं, तब इनको डर नहीं सताता। यह बात कोई काल्पनिक नहीं है। चलिए 2009 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे इफ्तार पार्टी होस्ट की गई थी और उस समय उनके मेहमानों में एक चेहरा तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन का भी था। आज लोकतंत्र को खतरे में बतलाकर चिल्लाने वालों को शायद तब सब कुछ सही लग रहा था। तब इन लोगों को डर नहीं सता रहा था, उस समय भी नहीं जब सीजीआई ही प्रधानमंत्री के घर आकर उनसे हंस-हंस बातें कर रहे हैं। तो फिर इंसाफ कौन करता। इनका यह डर आज सिर्फ इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो हिंदू धर्म को मानने वाले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर पूजा कर रहे हैं। लिबरलों के हिसाब से तो शायद सीजीआई का धर्म हिंदू होना ही गलत है। सीजीआई को तो नास्तिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने धर्म का पालन करेंगे तो इस जमात को हमेशा यही लगेगा कि जो शख्स पूजा पाठ करता है वो न्याय कैसे कर पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति बैठकर घर में इफ्तार पार्टी कर दे तो उसकी विश्वसनीयता इनकी नजरों में दुगनी हो जाएगी। इसमें न्याय की क्षमता आ जाएगी। उसके सेकुलरिज्म के कसीदे पढ़े जाएंगे।
इन लिबरलों को जानकारी होनी चाहिए कि आज जिस लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताकर ये लोग सीजीआई के घर पे होती पूजा और उसके शामिल हुए प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, वही संविधान देश के नागरिकों को अनुच्छेद 25 के तहत अपने अपने धर्म को मानने की आजादी देता है। अनुच्छेद 25(1) में उल्लेखित है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म का आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अब ये जमात ये तो नहीं कह सकती ना कि देश का पीएम बनने से और सीजीआई बनने से देश की नागरिकता ही छिन जाती है। सच तो यही है कि जो अधिकार एक नागरिक के होते हैं, वही अधिकार पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भी है। ऐसे में अगर ये दोनों लोग अपने इन अधिकारों से वाकिफ हैं और इन्हें अपने धर्म का आचरण करने में समस्या नहीं है, तो जाहिर है वो लोग इस तरह कार्यक्रमों में आ जा सकते हैं। और अगर लिबरलों के हिसाब से जवाब नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्हें आपत्ति का आधार इफ्तार पार्टियों और सम्मेलनों को भी बना लेना चाहिए, जहां पहुंचकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग मिलते रहते हैं और उनके बीच हंस हंस कर बातें भी होती हैं। आप इस पे विचार करिए और मुझे लिख भेजिएगा कमेंट्स पे। चलते हैं हम कोलकाता, जहां सीबीआई को आरजी कर हॉस्पिटल में हो रहे घिनौने कुकर्मों का अहम सबूत मिले हैं। पिछले दिनों महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के बाद चर्चा में आया आरजी कर अस्पताल को लेकर चल रही जांच में सीबीआई को मिले हैं कुछ अहम सबूत। अस्पताल में हो रहे घोटाले और घिनौनी अवैध गतिविधियों से जुड़ी अनियमितताओं का खुलासा अब होने लगा है। बंगाली मीडिया खबरों में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अस्पताल के मर्चुरी में शवों के साथ सेक्स करके वीडियो बनाने का घिनौना कारोबार कई सालों से चल रहा था। इतना ही नहीं, साल 2021 में 60 से 70 शव अस्पताल से गायब होने की बातें भी अब सामने आ रही हैं। केस के आरोपित संजय राय को लेकर भी पता चला है कि उसके पास अस्पताल की मर्चुरी में रात में जाने की अनुमति थी, जबकि मर्चुरी 7:30-8 बजे के करीब बंद हो जाया करती थी। रात में किसी शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होता था। अगर कोई शव आता भी था तो उसे पिछले दरवाजे से लाया जाता था। अब इस मामले के जांच में जुटे अधिकारियों का यही मानना है कि मर्चुरी के कोल्ड चैम्बर से लाशें निकाली जाती थी और फिर उनके साथ अश्लीलता होती थी और वीडियो बनाई जाती थी। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चलता है कि अधिकारियों को संजय के मोबाइल फोन पर आरजी कर अस्पताल के मुर्दाघरों से रिकॉर्ड किए गए वीडियो मिले हैं। इन फोटो और वीडियो में वह और अन्य लोग मुर्दाघर के अंदर शवों के साथ संभोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद बाजार पत्रिका ने इस संबंध में बतलाया कि अस्पताल में पोर्नोग्राफी का रैकेट चल रहा था। अधिकारी इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि इन वीडियोस को बनाने के बाद इन्हें विदेशों में बेचा जाता रहा होगा। बता दें कि आरजी कर अस्पताल को लेकर ऐसे गंभीर आरोप पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। संयोग से 23 साल पहले भी ऐसी ही खबर अस्पताल को लेकर सामने आई थी। 2001 में एक चतुर्थ वर्ष के मेडिकल छात्र सौमित्र विश्वास की रहस्यमय ढंग से मौत हुई थी। उस समय पुलिस ने उसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि जब कानूनी लड़ाई लड़ी गई तो पता चला कि छात्र की हत्या शव के साथ सेक्स करने वाले गिरोह का खुलासा करने के कारण की गई थी। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की, लेकिन कोई खुलासे नहीं हो पाए। मां ने कहा कि बेटे की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसे इन गतिविधियों के बारे में पता चल गया था। वहीं सहकर्मियों के अनुसार सौमित्र को पता चल गया था कि हॉस्टल के एक से अधिक कमरों में अश्लील तस्वीरें और वीडियो शूट करने का काम होते हैं। वह इस संबंध में खुलासा करता उससे पहले ही उसे मार दिया गया। शूटिंग के लिए हॉस्टल में वेश्याएं बुलाई जाती थी। जब कोई वेश्या नहीं मिलती थी तो अस्पताल के शवों के साथ ही सेक्स करके वीडियो बना लिए जाते थे। छात्रों के मुताबिक ऐसी गतिविधियों के बारे में सेमिनार रूम, हॉस्टल के कमरे सब इस्तेमाल हुआ करते थे। इस गिरोह ने सौमित्र की गर्लफ्रेंड की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए उसने इसका विरोध किया। यही वजह थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।